हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बच्चों जैसे कि नाम ही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा पावर प्लांट जहां पे वाटर की हेल्प से, वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, वाटर की मदद से, यहां पे बेटा ये पानी है, इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने वाली है। तो वो कैसे होने वाली है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत, ट्रेडिशनल, है ना, जो हमारे बाप दादाओं, परदादाओं, चरदादाओं और पता नहीं कौन कौन से दादाओं से चलता हुआ आ रहा है, मतलब काफी टाइम से ज्यादा चलता हुआ आ रहा है और बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, आपको पता है पहले ना इस वाटर का इस्तेमाल, है ना, वाटर के फ्लो, वाटर जो फ्लो कर रहा है ना, मानो नदी से पानी आ रहा है, वहां से एक नाला निकाल लेते थे, नाला, और उस नाले से पानी आता था और वाटर मिल बना रखा था लोगों ने, पहले के लोगों ने वाटर मिल का इस्तेमाल करते थे उससे। अब पानी के प्रेशर की वजह से जो मिल है, जो गेहूं से आटा बनाता है, व्हीट से फ्लोर बनाता है ना, तो ऐसा रहता है वो। और बेटा गेहूं अपने आप अंदर में जाता है, दो चक्की होती है, चक्की के बीच में गेहूं जाता है और गेहूं पिसने लग जाता है। ठीक है, तो वाटर के प्रेशर से क्या किया, वाटर के प्रेशर की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से गेहूं उस चक्की में गिरा और उसी प्रेशर की वजह से वो चक्की चलने लगा और चक्की चला तो वहां से आटा मिल गया हमको गेहूं से। तो वाटर मिल का इस्तेमाल किया था पहले, है ना, इसलिए बोलते हैं कन्वेंशनल, मतलब बहुत पहले से इसका इस्तेमाल करें। अभी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। हम इस वाटर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे घर तक पहुंचने वाला। तो चलिए समझ जाते हैं फटाक से कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका और कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं, हमको एक रिजर्वायर की जरूरत होगी, वाटर स्टोरेज टैंक की जरूरत होगी। मतलब क्या करने वाले, हम वाटर को इकट्ठा करने वाले, है ना। तो जैसे मान लीजिए बेटा ये नदी है, तालाब है ना, बड़ी बड़ी नदी है या कोई पहाड़ी एरिया है, वहां से पानी आ रहा है। हमने क्या किया, इस पानी को ना रास्ते में ही रोक लिया। रास्ते में हमने एक रिजर्वायर बना, रिजर्वायर मतलब क्या, इकट्ठा करने वाला, है ना, टैंक बोल लो आप, है ना, रिजर्वायर मतलब टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक। तो हमने इस पानी को रोक लिया और इस पानी को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, एक बड़ा सा यहाँ पे टैंक बना दिया और उसी को हमने क्या कर दिया, चारों तरफ से कवर कर दिया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवार लगा दी, है ना, जिसको हम लोग डैम बोलते हैं, डैम, है ना। तो यानी कि इस वाटर को हमने रोक रखा है इस डैम के जरिए। ठीक है, ठीक है। तो पहले ना बेटा पुराने जमाने में ना ये डैम बनाया जाता था फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ जो होता है फ्लड, ताकि हमारा गांव वगैरह बर्बाद ना हो, है ना। क्योंकि नदी में जब पूरा पानी भर जाता था तो वो नदी का पानी भरने के बाद पूरा हमारे गांव, शहरों, मोहल्लों में पहुंच जाता था और फिर लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता था। ये तो मैंने कम बोल दिया, मतलब ज़्यादातर बेटा इंसानों का नुकसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एनिमल्स का, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लोग मर जाते थे। तो क्या करते थे, एक बड़ा सा टैंक बनाते थे, है ना, और एक बड़ा सा मोटी मोटी दीवार से उसको कवर कर देते थे, है ना। जैसे ये दीवार दिख रही है ना, ये एक डैम, तो क्या है, इस डैम की वजह से ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो इस तरह डैम बनाते थे, है ना, जिससे पानी को रोका जाता था और बाढ़ नहीं आता था। तो उसी डैम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि हमने एक वाटर टैंक बनाया है जहाँ पे पानी इकट्ठा है और एक डैम बना दिया है जिस डैम ने इस पानी को रोक के रखा है। ठीक है, अब बेटा पानी रुकी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई रहती है तो हम जानते हैं हर चीज़ के अंदर भाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो स्टोर्ड रहती है। वक्त आने पे वो क्या होती है बेटा, मूवमेंट करने लग जाती है और बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली दो टाइप की एनर्जी होती है, आप जानते ही हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वो हमारा वाटर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, है ना, वाटर हमारा स्टोर्ड है और कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ रुकी हुई है, आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊँगा, बस भाई रुकी हुई है तो इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लुइस गेट या आप बोलते हो स्लाइडिंग गेट, है ना, आप इसको स्लाइडिंग गेट भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि स्लाइडिंग है, ये गेट है भाई, दरवाज़ा है ऐसा। ठीक है, अभी ये बंद है, अब इस दरवाजे को जैसे ही मैं ओपन करूँगा बेटा, जैसे ही मैं खोलूँगा क्या होगा जल्दी बताओ, ये वाटर फ्लो यहाँ से वाटर निकलने लगेगा। ठीक है, और हमने ना यहाँ पे लगा रखा है टरबाइन। हम जानते हैं बेटा टरबाइन क्या होता है, टरबाइन एक ब्लेड कलर का, है ना, ब्लेड कलर का बोल रहा हूँ, टरबाइन जो होता है क्या होता है, एक पंखा है,
है ना, जिसमें ब्लेड लगे हुए हैं, एक फैन टाइप है जिसमें ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। उस ब्लेड पे आप कोई भी एनर्जी दो, है ना, कोई भी प्रॉपर सोर्स दो एनर्जी का, जिसकी वजह से वो घूमने लग जाए, है ना, घूमेगा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इस टरबाइन से कनेक्टेड होता है हमारा शाफ्ट, ये बेटा शाफ्ट है, शाफ्ट, ठीक। और जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, ठीक है, तो इस जनरेटर के अंदर का कॉइल रोटेट करेगा ना, जनरेटर के अंदर बेटा कॉइल होता है, हम जानते हैं कॉइल होता है, ऐसा कॉइल होता है, ये कॉइल रोटेट करेगा, और जब कॉइल रोटेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। यस सर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस टरबाइन को रोटेट कराना है, इस टरबाइन को रोटेट कराना है। और आप जानते हो बेटा पानी जब प्रेशर में आएगा तो ये टरबाइन रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना। एनर्जी इन मोशन इज मैकेनिकल एनर्जी बोल लो या काइनेटिक एनर्जी बोल लो, है ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी तो है, एनर्जी इन मोशन, तो मैकेनिकल एनर्जी है, और उसकी वजह से कॉइल मूव करता है जनरेटर का। हम जानते हैं जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगा और उसको ट्रांसमिशन लाइन के जरिए सप्लाई कर देंगे घरों तक। अब ये हो कैसे रहा, देखो, जैसे हमने दरवाजा खोला, स्लाइडिंग गेट खोला, पानी का प्रेशर, क्योंकि पानी रुका हुआ था, फटाक से पानी, हम जानते हैं बेटा पानी नीचे की तरफ गिरने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, इतना ज्यादा हमने हाइट रखा है, मतलब बहुत नीचे टरबाइन डालते हैं। लगभग मैं बोलूँ ना, इसका डिस्टेंस नहीं तो भी 1 किलोमीटर रहेगा, है ना, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में इतना नीचे रखते हैं ताकि पानी का प्रेशर बहुत तेजी से रहे, है ना। बेटा किसी भी चीज को छोड़ूंगा नीचे आएगा, है ना, क्यों सर, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बहुत ऊंचे से छोड़ेंगे तो ताकि एकदम फ्लो में एकदम फास्ट आए, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे रखते हैं इसको, इसकी हाइट लगभग 1 किलोमीटर रहती है। अब यहाँ से वाटर जो है, हमारा वाटर फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा है एकदम प्रेशर में, है ना। हाई प्रेशर वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। इस पाइप लाइन का नाम है पेनस्टॉक। जो पेनस्टॉक है बेटा, इसको आप बोल सकते हो पाइप लाइन, ठीक है। तो ये जो पाइप लाइन है इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। इस पाइप लाइन के जरिए पानी आएगी 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 आएगी, और ये हमारा वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, यानी कि ओपन और क्लोज करने के लिए ताकि पानी जाए। तो मान लो अभी हमने वाल्व को ओपन कर दिया है, तो यहाँ से पानी एंटर करेगा, और ये यहाँ पे बनाया हुआ है नोजल, है ना, मतलब ये एरिया था, इस एरिया को हमने छोटा कर दिया, नोजल बनाया। क्यों बनाया? ताकि प्रेशर ज़्यादा हो, है ना। कभी पानी अपने वाटरिंग किया फ्लावर में, या कहीं भी ऐसा मस्ती में पाइप लेके ऐसा दबा के मस्ती करते, क्या करते हो आप, उस पाइप को ऐसे दबा देते हो। क्यों दबाते हो? ताकि प्रेशर में पानी निकले, और देखते हो पानी फिर बहुत दूर तक जाता है। अगर मान लो ऐसा आप खुला हुआ है तो वाटर यहीं तक आ रहा है, लेकिन आपने जैसे ही ये पाइप को ऐसे दबाया थोड़ा सा, तो और पानी दूर तक जाता है ना। मतलब जब हम नोजल जैसा उसको बना देते हैं, यानी कि एरिया कम कर देते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है ना। इसीलिए नोजल बना हुआ है ताकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर से पानी गिरेगा, क्योंकि पानी जैसे ही गिरेगा इस टरबाइन पे, और जितना ज़्यादा प्रेशर से गिरेगा, बड़ा ये टरबाइन हमारा रोटेट करना चालू हो जाएगा, टरबाइन हमारा घूमना चालू कर देगा। और टरबाइन रोटेट किया तो इसमें लगा हुआ शाफ्ट रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो इसके अंदर का कॉइल, जनरेटर के अंदर का कॉइल रोटेट करेगा, यानी कि जनरेटर कन्वर्ट करेगा इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई कर दिया जाएगा हमारे घरों तक। बस यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। सर ये क्या है? सर्ज टैंक। ध्यान दीजिए बेटा, यहां से जो पानी आ रही है ना, बहुत प्रेशर में आ रही है, बहुत प्रेशर, ठीक है। अब मान लो मैंने ये स्लाइडिंग गेट बंद किया, ठीक, तो ये बंद हो गया। अब यहाँ का पानी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन बेटा ये जो पानी ऑलरेडी जो गया हुआ है, अभी मान लो बंद कर दिया तो यहाँ का पानी रुक गया ना, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो थोड़ी ना ऊपर जाएगा, है कि नहीं। बैक फ्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा वाटर फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, है ना, हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ऊपर सबसे हाइट है तो हाई से लो की तरफ जाएगा ना, लो से हाई की तरफ थोड़ी ना जाएगा। लो से हाई की तरफ लेके जाना रहेगा तो पंप की जरूरत पड़ेगी। पंप क्या करेगा? एक मशीन है जो कहीं से भी आप पानी को लाना चाहो ला सकते हो, लेकिन भाई बिना पंप के हाई से लो, है ना, ऐसा थोड़ा सा भी आप स्लोप दे दो पानी गिरने लगेगा, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल तक जाता है। तो ये पानी तो हमारा यहीं पे रहने वाला है, ये वाला पानी यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। तो बेटा यहीं पे अगर रहेगा तो प्रेशर की वजह से ये पाइप फट ना जाए, प्रेशर की वजह से ये पाइप फट ना जाए। हालांकि ये पाइप बेटा नहीं तो भी 10 फीट मोटा रहता है, 10 फीट, आप बोल सकते हो 3 मीटर, 3 मीटर मोटा थिक, 3 मीटर थिक, ठीक है, सॉरी 3 मीटर्स थिक होता है ना, लगभग 10 फीट
जो होता है ना वो मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद भी फटने के चांसेस है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो यहाँ पे वाटर है वो प्रेशर की वजह से जब इसको रोकेगा तो प्रेशर रिलीज करने के लिए वापस पीछे जाएगा, तो यहाँ पे यहीं पे क्या लगाया हमने, सर्च टैंक, और यहाँ पे सर्च टैंक में हमारा पानी भरना चालू हो जाएगा और फिर हमारा पाइप नहीं फटेगा, ठीक है। तो बैक फ्लो होगा, उसके प्रेशर की वजह से कुछ नुकसान ना हो, इसलिए सर्च टैंक है जहाँ पे वाटर जमा हो जाए। आया समझ में? यस सर, समझ में आया। एक चीज़ और बच्चों, अब ये देखो यहाँ पे वाटर आ रहा है, तो जब वाटर फॉल करेगा टरबाइन पे, ठीक है, तो ये वाटर जो है ना, इस वाटर को जहाँ पे जो भी वाटर फ्लो होने के बाद नीचे आएगा उसको फिर वापस रिवर में जाने देंगे हम, और इस रिवर के जरिए वाटर क्या होगा हमारा, चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिवर का काम है, यानी कि वाटर जो भी गिरेगा वो रिवर में गिरेगा और वो अपना रिवर के जरिए पानी जहाँ जाना था वो चला जाएगा, नॉर्मल। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा रहा है। चलिए अब इसको बेटा चार्ट फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। बिल्कुल डायग्राम को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस समझना आपको कॉन्सेप्ट, है ना। एग्जाम के लिए आप क्या कर लो, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फ्लो चार्ट, उसको ध्यान में रखो और उसके हिसाब से आप एग्जाम में लिखना, अगर लिखना रहेगा तो। देखिए सबसे पहला काम हमको क्या चाहिए, हमको एक रिजर्वायर चाहिए, एक वाटर टैंक चाहिए ताकि हम पानी को जमा कर सकें। तो मैं लिखूं, सबसे पहले क्या लिखूं सर, सबसे पहले मैं लिखा रहा हूं वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, विद पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वाटर रिजर्वायर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको एक क्या चाहिए, वाटर टरबाइन चाहिए, है ना। अब यहां पे जो टरबाइन होगा बेटा वो कौन सा टरबाइन होगा, वाटर टरबाइन। किसको आप रोटेट करवा रहे हो, टरबाइन को, किससे, वाटर से, ठीक है। मतलब अब हमको वाटर टरबाइन की जरूरत होगी, वाटर टरबाइन, ठीक है। रिजर्वायर, वाटर टरबाइन, उसके बाद जनरेटर, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, जनरेटर, जनरेटर, और जनरेटर पैदा करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या पैदा करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको बोल दो आप फ्लो चार्ट। नॉर्मली हमारा ये फ्लो चार्ट है, वाटर रिजर्वायर जहाँ पे वाटर इकट्ठा होगा, यस सर, ठीक है। उसके बाद उस वाटर को टरबाइन पे भेजा जाएगा, यस सर। फिर वो टरबाइन जब रोटेट करेगा तो जनरेटर क्या होगा, जनरेटर के अंदर का कॉइल रोटेट करेगा और ये जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हमारा है फ्लो चार्ट, इसी को ध्यान में रखना है। आया समझ में, यस सर। अगर मैं बोलूं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफर हो रहा है भाई। तो हमने क्या बोला कि सर जो रिजर्वायर है, जो वाटर टैंक है, उसमें वाटर है और वाटर में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्टोर्ड वाटर है, वाटर जो रुका हुआ है भाई, तो मतलब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा सर, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वाटर में है, किसमें है भाई, इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। ये बच्चों कन्वर्ट होगा किसमें, जल्दी बताइए, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लो वाटर, वाटर अब क्या होगा, फ्लो करने लगा, फ्लो करेगा तो मतलब मूवमेंट, एनर्जी इन मूवमेंट, एनर्जी इन मोशन, मैकेनिकल एनर्जी बोल लो या काइनेटिक एनर्जी बोल लो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इन वाटर, आपको वाटर में काइनेटिक एनर्जी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में दिखेगा, है ना, वाटर की मूव करने की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, टरबाइन। उसके बाद टरबाइन क्या करेगा, इस काइनेटिक एनर्जी यानी कि इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें बच्चों, सर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। आप इसको मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एनर्जी इन मोशन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में था वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर हमारा फ्लो करने लगा, फ्लो करेगा यानी कि मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटर वाटर, फिर काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन और फिर उससे बना इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये है फ्लो चार्ट, इसको ध्यान में रखेंगे, काम हो गया। ये हो गया हमारा पूरा पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, किसकी, एडवांटेज कि इसके क्या क्या सर फायदे हैं। सर दिख तो रहा है, बहुत सारे फायदे, एडवांटेजेस। अगर मैं बात करूं ना एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज है इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसको बार बार बनाया जा सकता है, इट विल नॉट एग्जॉस्ट, ये खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि भाई
जो वाटर रिजर्वायर है उसमें पानी रेनी सीजन के टाइम में जब बारिश होगी तो पानी जमा हो जाएगा, या फिर नदी समुद्र से तो आ ही रहा है। और ये उसी इलाकों में बनाया जाता है जहाँ पे पानी होता है ना, जहाँ पे समुद्र हो, जहाँ पे पहाड़ हो, है ना। पहाड़ी इलाके में खासकर वाटर क्या होता है, वाटरफॉल होता है पहाड़ से, तो वहाँ पे बनाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होता है। जैसे महाराष्ट्र में कोयना डैम है ना, वो भी कहाँ पे, पहाड़ी इलाके में ही है। महाराष्ट्र तो पूरा पहाड़ी इलाका ही है। खैर, तो आया समझ में क्या, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहली बात कि ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स, एंड इट विल नॉट एग्जॉस्ट, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, पानी देखो ना, रेनी सीजन तो आएगा ही, पानी मान लो पानी खत्म भी हुआ तो फिर से पानी रेन होगा, बारिश होगी, बारिश होने के बाद पानी भर जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी फ्यूल को, है ना, कोयला हो या मीथेन गैस हो, किसी भी फ्यूल को नहीं चलाया जा रहा है। और जब फ्यूल नहीं जलेगा तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो देयर इज नो पोल्यूशन, देयर इज नो पोल्यूशन सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड, क्योंकि क्या हो रहा है, कोई फ्यूल यहाँ पे जल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इन्वायरमेंटली इको फ्रेंडली, है ना, या बोल दो ग्रीन एनर्जी, है ना, ग्रीन एनर्जी लग रहा है, ये ग्रीन एनर्जी है ना, पोल्यूशन वगैरह नहीं दे रहा है। अच्छा सर, और क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर वाटर हमारा इस रिजर्वायर में सफिशिएंट अमाउंट में है तो आप इलेक्ट्रिसिटी जब चाहो और जितना चाहो बना सकते हो, है ना, जब मर्जी करे और जितना मर्जी करे आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ, इफ़ वाटर इज सफिशिएंट, इफ़ वाटर इज इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है, तो क्या बोलोगे, वाटर इज सफिशिएंट अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन नेसेसरी, जब भी आपको जरूरत होगा तब आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए वाटर खत्म हो जाएगा तो इट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय रेन, है ना, अगर वाटर हमारा खत्म होगा तो कैन बी रिप्लेनिश्ड, मतलब वापस भरा जा सकता है बाय रेन, बारिश के जरिए वापस हो जाएगा। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। और हम बात करें तो बच्चों और क्या फायदा है, और इसका फायदा है कि बाढ़, जो फ्लड आता है ना, पहले डैम क्यों बनता था, ताकि बाढ़ से बचा जाए, फ्लड ना आए, है ना, वो जो पानी थी, नदी की पानी भर जाती थी, इसलिए डैम बनाया गया कि नदी के पानी को रोक लिया जाए, हमारे गांव मोहल्ले तक ना आए, वरना बाढ़ आ जाएगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो भाई फ्लड्स से भी बचाता है ये, तो इट अवॉइड फ्लड, ठीक है, फ्लड से बचाता है। चलिए डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो क्या होगा, तो पहला, द बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर में सबमर्ज इनटू विलेजेस और टाउन्स, यानी कि बच्चों हमने जो पानी को यहाँ पे रोक के रखा है, देखो ना, ये नदी है ना, ये नदी मैंने बताया था, और हमने यहाँ पे डैम बनाया है, तो इस पानी को हमने रोक लिया है ना। तो पानी को जब रोकेंगे तो क्या होगा, कुछ पानी क्या होगा बेटा, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में ये नहीं जा रहा है, यहाँ पे रुक गया है, पानी को हमने रोक लिया है, तो क्या होगा, पीछे जो पानी था, ये मान लो यहाँ पे शहर है ना, यहाँ पे हमारा गाँव है मान लो, है ना, गाँव बना रहा हूँ मैं, समझ जाओ यार, यहाँ पे गांव मोहल्ला है, घर है, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे शहर बसा हुआ है मान लो, है ना, बहुत सारे शहरें, बहुत सारे गांव जो है ना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये जो पानी है, अभी मान लीजिए कि ये पानी जो है ये ऐसे, ये नदी है, यहाँ से ये नदी है, नदी का बॉर्डर है, और यहाँ पे पानी जा रहा था। अब यहाँ पे पानी रोक लिया गया डैम बना के, है ना, वाटर रिजर्वायर बना के, तो बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर में सबमर्ज विलेजेस और टाउन्स। अब क्या होगा, ये वाटर पीछे जाने लगेगा और जाएगा तो फिर यहाँ फैलने लगेगा, है ना, यहाँ पे ओवरफ्लो होने लगेगा, और फिर इसके साथ जो भी भाई क्या बोल सकते हो आप, जो भी विलेजेस है या टाउन है उसको ये सबमर्ज कर देगा, और उसकी वजह से कितना नुकसान होगा, है ना। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पूरा फ्लोरा एंड फौना खत्म हो जाए, फ्लोरा एंड फौना। बच्चों जो प्लांट एंड एनिमल है ना, उसके लिए एक टर्म है फ्लोरा एंड फौना, बायोलॉजिकल टर्म है ये, है ना, मतलब प्लांट एंड एनिमल यार, सिंपल, प्लांट्स, फ्लोरा को प्लांट्स बोला जाता है और फौना को एनिमल्स बोला जाता है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, घबराना मत। तो
प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ पे, है कि नहीं। और जो लोग हैं, इंसान हैं वहाँ पे जो रहने वाले हैं, उनको रिहैबिटेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या भाई, उनका पूरा नुकसान हो जाएगा, तो फिर उनको दूसरे जगह पे घर देना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। तो पहला नुकसान क्या है कि इसको रोकने की वजह से जो बैक वाटर है वो सबमर्ज कर सकते हैं शहरों को और विलेजेस को, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सारे तकलीफ होगी। ठीक, दूसरा क्या बोल सकते हो आप, तो दूसरा ये बोल सकते हो कि जो भी फर्टाइल लैंड है ना, उपजाऊ जमीन, इसके अलावा जो फॉरेस्ट है ना, उसको वो ख़राब कर देगी। फॉरेस्ट हमारा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जो हमारी ज़मीन थी, जो फर्टाइल थी, वो ज़मीन भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, हम उसमें फिर खेती नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं तीसरा बात करूं बच्चों, तो थर्ड जो देखिए आप, ये रिवर फ्लो था, इसको हमने रोक लिया रिजर्वायर के जरिए, तो इसके अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप बोलो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, उनको नुकसान होगा। दे आर एडवर्सली अफेक्टेड, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मरने लगेंगे। आपको मैं बताऊं, फिश का प्रोडक्शन डैम की वजह से कम हो गया है। मछलियाँ अब कम मिलने लगी नदियाँ में, क्यों? क्योंकि डैम की वजह से रोक लिया हमने, और फिर मछलियों को न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में वहाँ पे नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे फिश का प्रोडक्शन कम। और अगर हम बात करें चौथा, तो बच्चों ये डैम जो है ना, एक लिमिटेड जगह पे ही बनाया जा सकता है, हिली एरिया या ऐसा एरिया जहाँ पे नदी नज़दीक हो, है ना। तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ों के पास ही बनाया जा सकता है, हर जगह डैम को नहीं बनाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो पानी हमारे खेतों में अगर चला गया, मान लो, तो खेत में जो भी हमने खेती की हुई है, जो जिस क्रॉप की भी खेती की हुई है, वो क्या हो जाएगा, वो फसल हमारा बर्बाद हो जाएगा, सड़ने लगेंगे। उनके सड़ने की वजह से एक फ़ायदा हो सकता है जो आप एडवांटेज में ले सकते हो, उनके सड़ने की वजह से मीथेन गैस मिलेगा। तो मीथेन गैस मिलेगा, ये तो एक फ़ायदा है, लेकिन पूरा फसल खराब हो गया, पूरा फसल हमारा सड़ गया, वो तो एक नुकसान है। तो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदे की बात से एक एडवांटेज और लिख लेना आप, कि इसका कैपिटल कॉस्ट तो बहुत हाई है, कैपिटल कॉस्ट हाई है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। कैपिटल कॉस्ट इसलिए हाई है क्योंकि भाई एक डैम को बनने में 6-6 महीना लग जाता है, 1-1 साल लग जाता है कि नहीं। तो और अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, एकदम चीप है। और ये डैम का लाइफ 50 साल रह सकता है, मिनिमम 50 to 100 ईयर्स तक इसकी लाइफ है। इसके अलावा एक और एडवांटेज बोल सकते हो आप कि इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना। जब डैम बनेगा तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो खैर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बेटा अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे बड़े पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है चाइना में, जगह का नाम है ह्यूबी। वहाँ उसका नाम है द थ्री गॉर्जियस डैम, जिसका पता है आपको कितना कैपेसिटी है, 370 गीगावाट। सोचो, गीगावाट, मेगावाट छोड़ दो, 370। भाई दुनिया में टोटल वर्ल्ड में तकरीबन 65,000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और पूरे वर्ल्ड में 16 to 17% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से मिलती है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 25% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बनाई जाती है। तो नंबर 1 पे बेटा चाइना आता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो चाइना। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ब्राज़ील, उसके बाद यूएस, फिर कनाडा, और 5वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया, जहां तकरीबन 50 to 80 गीगावाट वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है वो है उत्तराखंड में तिहारी डैम। तिहारी जगह का भी नाम है, तिहारी। तो उसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट। और अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र कोयना डैम, है ना। कोयना डैम की कैपेसिटी है तकरीबन 1900 मेगावाट के आसपास। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 1670 मेगावाट और हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 1500 मेगावाट, है ना। और एक गुजरात में है सरदार सरोवर नाम का सरदार सरोवर डैम, ठीक है,
उसका भी तकरीबन 1400 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये इंडिया के हमारे टॉप 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और मैंने आपको वर्ल्ड के बता दिया टॉप 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये थी बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, जो हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसी के साथ बेटा ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।